नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात राजनीति की, सियासत की, पॉलिटिक्स की और बात इस बार गुजरात की। दरअसल गुजरात की राजनीति इस वक्त काफी गरमाई हुई है। हाल ही में अब ठीक है, दीपावली का त्योहार लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की जो सरगर्मियां हैं, वो पूरे शबाब पर है। अब पहले जहां गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही अक्सर आमने सामने हुआ करते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से गुजरात में दस्तक दी और कांग्रेस और बीजेपी से केवल एक ही बात पूछ रही है आम आदमी पार्टी, केम छो। लेकिन वहां के हालात, वहां की राजनीति जो द्वंद्वता है वो, और वहां की जो सियासी बिसात है वो किस तरह से चल रही है, कौन सी पार्टी और कौन से लीडर्स वहां पर अपने पास से फेंक रहे हैं। आज तमाम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीधे गुजरात से राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है इस समय गुजरात में। जाहिर सी बात है, दीपावली का पर्व तो लगभग खत्म हो चुका है, बाकी के एक दो दिन है, लेकिन अब अगर बात सियासत की करें तो सियासत की रोशनियां किस तरह से वहां पर नजर आ रही है आप लोगों को। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। गुजरात में दीपावली 5 दिन तक चलती है, तो हमारे यहाँ सब बाजार भी जो बंद रहते हैं वो पांचम के दिन मतलब 5th डे आफ्टर दिवाली तब तक बंद रहते हैं, और सरकारी ऑफिस भी बंद रहती है। तो वो चलेगा, जी, मतलब 27, 28, 29 तारीख तक चलेगा। और इसीलिए 30 और 31 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है सी पीएम साहब का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। और उसके बाद कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग सकती है। तो ये पूरा प्री प्लान मैप से चल रहा है। तो 1 या 2 तारीख को यानी ये जी, यानी ये साफ है कि 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को लागू होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि ठीक। 27 तक तो वैसे भी सरकारी छुट्टियां है, कुछ है नहीं यहाँ पर, और सरकारी ऑफिस सेक्रेटरीट बंद है। और 30, जी 31 को पीएम साहब आ रहे हैं, 31 तारीख को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो ऑफिशियल जी। प्रोग्राम है, उसके बाद कभी भी लग सकती है। और ये पहले से मैप था, जैसे पहले लोग बोल रहे थे कि 16-17 को लगेगी, लेकिन 19 तारीख को पीएम साहब का प्रोग्राम था। फिर एक अभी 31 को है, क्योंकि वो सरदार पटेल जयंती भी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में वो जी। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसके बाद कभी भी लग सकती है। 2 चरण में जो ऐसे होते हैं, तो 2 फेज में होने वाले हैं। तो पहला फेज अप्रोक्सीमेट 27-28 नवंबर को रह सकता है। दूसरा फेज 3 या 4 दिसंबर को लग सकता है। 8 तारीख को हिमाचल का जो काउंटिंग है, उसी दिन गुजरात का काउंटिंग रहेगा। 10 या 11 तारीख को शपथ विधि होगी, क्योंकि वो पहले से, इसीलिए प्री मतलब जो मैं प्री शेड्यूल इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे हमारी डेट तो फरवरी में है विधानसभा की, और लास्ट टाइम 20 दिसंबर को हुआ था काउंटिंग। लेकिन 13 दिसंबर को हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा शताब्दी महोत्सव है, एक आप जो स्वामीनारायण धर्म है उनका, और उसमें पीएम साहब भी जी। आने वाले हैं। आई थिंक पर्सनली पीएम साहब आने वाले हैं, अभी तक कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन वो बहुत बड़ा महोत्सव है। सो 13 तारीख से पहले सब कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए 8 तारीख को काउंटिंग और 10 या 11 को शपथ विधि हो जाएगी। तो ऐसे ही शेड्यूल से सब चल रहा है। तो ये थोड़ी मतलब बीच में एक लाइटर मोड नोट पे बात कर लेता हूँ। आजकल जी। जी। ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सबको कोई तोता बोलता है, कोई मैना बोलता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में भारत की जनता को एक नया मंत्रालय मिलेगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्र, अपना सहकारी मंत्रालय जो मिला है, सहकार मंत्रालय, उसी तरह एक स्वायत्त संस्था मंत्रालय होगा, जिसकी स्वायत्तता पीएम ऑफिस से ऑपरेट होगी। हर एक का मंत्री होता है ना, उसी तरह एक स्वायत्त संस्था, ये स्वायत्त संस्था का मंत्रालय बनने वाला है बहुत ही जल्द, मुझे लग रहा है, और वो पीएमओ से ऑपरेट हो जाएगी। बताइए। और हाँ, अभी मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं कि चुनावी माहौल जी। क्या है। देखिए, जी। गुजरात में जब से गुजरात का अस्तित्व हुआ है 1960 से, मुख्य 2 पक्ष जो, मतलब 1980 में बीजेपी बना, पहले जनता मोर्चा और ये सब था। तो और एक दो स्वतंत्र पक्ष भी आए थे यहाँ पर। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर रही हुई है। आज तक तीसरा मोर्चा, जो लोग बोल रहे सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका एक और भी रीजन था। गुजरात में जी। तीसरा मोर्चा जब भी बना है, वो विदिन द पार्टी बना है, कि भाजपा से नाराज गुट है, उन्होंने पार्टी बना दी।
कांग्रेस से नाराज है, उन्होंने पार्टी बना दी, तो वो वही लिमिटेड और दायरे में रह के उनके साथ जितने विधायक रहते थे वो पार्टी बनाते थे, फिर वो सफल नहीं जाते थे। लेकिन पहली बार कोई ऐसा नेशनल पार्टी जो 2 स्टेट में अच्छी प्रेजेंस है, बाकी और 2 स्टेट के बाद पहली बार कोई ऐसी नेशनल पार्टी आई है जो कहा यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम कर रही है, तो उसकी एक प्रेजेंस और उसका जो 2 स्टेट के जो मुद्दे हैं, जो 2 स्टेट की जनता ने स्वीकारे हैं, वो यहाँ पर वो लोग डालने का, फीड करने का, पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तीसरा मोर्चा इस बार काम करेगा। सफलता कितनी मिलेगी अभी तक वो बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ मैं जहां तक मेरा पॉलिटिकल नॉलेज है, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी राजकीय पक्ष कोई भी स्टेट में या देश में जाता है तो पहली बार में वो अपनी प्रेजेंस लोगों को दिखाता है कि भाई हम है, ये मेरा पार्टी है, ये हमारी विचारधारा है, हम इस मुद्दे पे काम करना चाहते हैं। वो मुद्दे का, वो पार्टी का एक्सेप्टेंस दूसरी टर्म में एज अ विपक्ष आता है कि भाई चलो, क्योंकि 5 साल में फिर वो काम करते हैं विपक्ष के लिए, मुद्दे मतलब उछालना, लोगों के लिए कुछ काम करना, सरकार के कान मरोड़ना, तो दूसरी टर्म में वो विरोध पक्ष में बैठने के लायक हो जाती है। वहां पर काम अच्छा होता है और ये 10 साल के टेन्योर में उनका काम, वो परफॉर्मेंस ऐसा दिखता है तो लोग स्वीकार करके तीसरी चौथी बार में सत्ता देती है। धड़ाम से पहली बार में ही कोई आ जाए और सीधी सरकार बैठ जाए, वो तो अभी तक गुजरात इंडिया में तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जी वापिस हाँ आप बताइए। नहीं, केवल अब सवाल यही है कि ठीक है, तमाम चीजें आपने बताई, लेकिन जो तैयारियां आवाज कांग्रेस की मुझे बात करें। बंद हो गई है, क्योंकि एक ही मिनट में वापस कनेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि बीच में यहाँ पर फोन आता है तो फिर वॉइस कट हो जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो देखिए, प्रशांत जी से अब वापस हम रिकनेक्ट हो रहे हैं अभी। प्रशांत जी से सवाल सीधा सा यही होगा कि कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी आखिरकार गुजरात में अपनी चाल किस तरीके से चल रही है, क्या उनका सोच है इसी मुद्दे पर प्रशांत जी हमसे वापस कनेक्ट हो चुके हैं। प्रशांत जी, सवाल सीधा सा ये है कि कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, अगर हम तीनों की चालों को समझना चाहें, सियासी चालों को समझना चाहें, तो वो जरा समझाइए कि गुजरात में किस किस तरीके से ये तीनों दल अपने अपने पास से फेंक रहे हैं। देखिए, बीजेपी मतलब हिंदुत्व का एक मोर्चा लेके निकली हुई पार्टी है और हिंदुत्व का एक दस्तावेज उन्होंने कर लिया है कि वो हमारे नाम पे है। 2002 में यहाँ पर जो गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद यहाँ की जनता ने हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को स्वीकार लिया है। इसीलिए 2002 के बाद आप 7 गया, 12 गया, 17 गया, कैसी भी सिचुएशन हो बीजेपी जीतती है। आंकड़ा घटता है, नंबर्स कम आते हैं, भले वो मोदी साहब की नेतृत्व में होते हैं। पहली बार बीजेपी जब आई तो 115 127 लेके आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आंकड़ा घट के 99 तक पहुंच गए हैं, फिर भी जीत बीजेपी की हो जाती है। तो गुजरात में 6.5 करोड़ जनता, जो 4.5 से हमने देखा है और 6.5 तक ये पिछले 20 साल में, इसमें 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिंदुत्व के लिए वो विचारधारा की सोच रखते हैं और उनको इसीलिए बीजेपी पसंद है, इसीलिए लोग बीजेपी को जिताते हैं और इसीलिए लोग बीजेपी को और मोदी जी के चेहरे को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें मैं गलत नहीं हूं। सोशल मीडिया पे जब हम ये बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम बीजेपी के दलाल बन बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की वास्तविकता हम बता रहे हैं। उसके सामने कांग्रेस 2002 के बाद जो खड़ी होनी चाहिए, मतलब उनकी इंटरनल गुटबंदी प्लस पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस उनके फेस का एक बहुत बड़ा वैक्यूम, कि गुजरात में कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई फेस आज तक नहीं आया है जो मोदी के सामने टक्कर दे के कांग्रेस को बड़ा बना सके और लोगों के दिमाग में बैठ सके। आज की तारीख में कोई भी, मेरा एक हर वक्त मैं एक ये एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी कॉलेज के बाहर आप खड़े रह जाओ और पूछो कि भाई आप नरेंद्र मोदी को, गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो भाई आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, तो लोगों बोलेंगे हाँ जानते हैं, चीफ मिनिस्टर थे तब की बात कर रहा हूँ। और उसके सामने कांग्रेस के 3 नाम आप ले लो जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कोई बड़ा नेता हुआ करता था, जो कोई एक्स सीएम भी हुआ करता था, लेकिन बच्चे उनको भी नहीं जानते। सो 18 से 30 वाले एज ग्रुप में ये, तो ये वैक्यूम, कांग्रेस डेफिनेटली मुद्दे अच्छे लेके आई है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ये 2 ऐसे मुद्दे हमारे देश में जो आजीवन अप्रयास चलने वाले हैं, मतलब अमर अमर मुद्दे रहने वाले हमारे यहाँ पर। उसके ऊपर काम हो ना हो 2 नंबर की बात है, बट वो इंडिया के बहुत ही अहम और अमर मुद्दे हैं जो अमर होने वाले हैं। महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है, बेरोजगारी पता नहीं क्यों, मतलब या तो पॉलिटिकल विल नहीं है
सरकार की विल नहीं है, या उसका महकम इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार की तिजोरी, क्योंकि सरकार के ऊपर कर्जा मार पड़ता है, बिल्कुल बड़ा है। आज गुजरात में बात करें बिल्कुल। तो गुजरात के बजट से ज्यादा गुजरात में कर्जा ज्यादा है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और उसका बजट सिर्फ 2,30,000 करोड़ का है स्टेट का। तो बजट से ज्यादा कर्जा है, पर वो कर्जा किसका है, कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, उसको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी इनडायरेक्ट इफेक्ट महंगाई पर आती है, पर पता नहीं, मतलब जनता को भी महंगाई को मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ। पहले आप भी आजाद साहब, आप तो बहुत बड़े सीनियर हो, पहले हमारी तनख्वाह 5,000 हुआ करती थी। आज वो बेसिक बिल्कुल। तनख्वाह, मतलब आपके स्टूडियो में भी कोई कैमरामैन भी होगा, उसकी स्टार्टिंग सैलरी आप 20,000 से शुरू करते हैं, या 25,000 से जी शुरू होती है, 15 से जी 25। तो 5,000 का सीधा 15,000, 20,000। और पहले, आज की तारीख में हम गैजेट्स ज्यादा यूज करते हैं, तो गैजेट हमको परवड़ता है, पोसाता है, लेकिन बाकी हम महंगाई की बात करते हैं। तो ये दोनों देखना सही। पड़ेगा पर्सन टू पर्सन। सो ओवरऑल वापिस तो कांग्रेस मुद्दे बहुत अच्छे लेके आ रही है, एकदम ग्राउंड लेवल के जमीनी स्तर में, कि भाई जिसको ये जरूरत है आज की तारीख में, वो किसानों की बात हो, वो महंगाई की बात हो, सिलेंडर के प्राइस की बात हो, मतलब गैस का बॉटल का प्राइस हो, पेट्रोल डीजल का भाव हो, ये सब डेफिनेटली एक पेन एरिया तो है। बट वो पेन या तो लोग पेन किलर से भी चला लेते हैं, या तो लोग मान के भाई अभी इसमें कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ भी कर ले, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो जैसे वैसे चला लो। उसके सामने हिंदुत्व का पलड़ा भारी हो जाता है, गुजरात में खास, पूरे इंडिया में होगा, लेकिन ये सब तराजू में जब तोलने जाते हैं ना, तो एक तरफ आप पूरा मुद्दा रखो, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीब, पिछड़े बिछड़े, ये सब को ले लो, और एक तरफ हिंदुत्व रख दो, तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। इसीलिए फिर ये आगे बढ़ जाता है। अभी आम आदमी पार्टी शिक्षा और आरोग्य पे बात की, बहुत अच्छा मुद्दा है, और शिक्षा में मैं उनके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद ने आम आदमी पार्टी के इनविटेशन से दिल्ली की मॉडल स्कूल देखी हुई है, एक्सीलेंस स्कूल भी देखी हुई है। डेफिनेटली नो वन कैन बीट, मतलब यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री साहब आके टेंट वाली स्कूल में पढ़ते दिखते हैं, बच्चे के बीच में बैठे हैं, वो टेंट था, डेमो का स्कूल था, ऐसा बताया गया बाद में कि ये डेमो के लिए ऐसा मॉडल बनेगा। लेकिन फिर भी जो दिल्ली में 2 स्कूल जो मैंने देखी हुई है पर्सनली, मैं आपको एड्रेस के साथ देना चाहता हूँ, ऐसी जी मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 साल में बीजेपी खड़ी नहीं कर सकती गुजरात में, क्योंकि गुजरात का वॉल्यूम बड़ा है। दिल्ली में सिर्फ 1,024 स्कूल है, यहाँ पर 26,000 से ज्यादा स्कूल है, उसका महकम बड़ा होता है, उसमें क्लासरूम की अभी भी शॉर्टेज है। यहाँ पर गुजरात में मैं 1 साल से हम डिबेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जी कम से कम 4,000 से ज्यादा कमरे कम है। गांव की कोई एक स्कूल होती है जिसमें प्राइमरी तक 5 स्टैंडर्ड तक की स्कूल है, 5 स्टैंडर्ड तक के लिए आपको मिनिमम 6 क्लास 7 क्लास होने चाहिए, उसकी जगह सिर्फ 2 क्लास है या 3 क्लास है। गलती से अगर क्लास ज्यादा है तो वहां पर टीचर्स नहीं है, और टीचर्स का महकम, जो उसको हम जो एडमिन महकम बोलते हैं, अगर जी 26,000 स्कूल है तो कम से कम हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 टीचर्स होने चाहिए, तो 1 लाख के आसपास बिल्कुल। होना चाहिए। आज की तारीख में 20,000 से ज्यादा शॉर्टेज है, और इसीलिए एक प्रवासी शिक्षक ऐड किया गया टीचर्स में, कि प्रवासी शिक्षक, जो प्रिंसिपल की सत्ता होती है, वो ले गांव में नजदीकी तहसील से कोई मिल गया तो वो आके पढ़ा सकता है, वो विजिटिंग फैकल्टी जिसको हम बोलते हैं। तो जी आम आदमी पार्टी ने ऐसा भी बोला कि प्रवासी शिक्षक को हम परमानेंट करेंगे और बाकी सब भरेंगे, उसकी फुलफिल कर लेंगे जो वैकेंसीज है। तो आज की तारीख में गुजरात में कम से कम 18,000 से ज्यादा ऑफिशियल आंकड़ा है जो विधानसभा के फ्लोर से बोला गया है कि 18,000 से ज्यादा टीचर्स की शॉर्टेज है, वैकेंसी ओपन है। वो कैसे भरी जाएगी, आई डोंट नो। ठीक उसी तरह गुजरात में 26, पहले 26 डिस्ट्रिक्ट थे, आज 33 है, 33 है। 26 सिविल हॉस्पिटल है, काफी सिविल हॉस्पिटल, मतलब जो एशिया की नंबर 1 अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल है, उसके अलावा बड़ौदा, बड़ौदा और राजकोट और सूरत जैसे बड़े सिटी की सिविल हॉस्पिटल अच्छी होगी, लेकिन जो टीयर 2 डिस्ट्रिक्ट है, जो अभी तक वेल डेवलप्ड नहीं हुए हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो न तो प्रॉपर डिलीवरी की फैसिलिटीज होती है, एंड सबसे मेरा पर्सनल पेन जो मुझे, मतलब उसके लिए मैं भी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से जी प्रधानमंत्री तक करना चाहता हूं कि नियोनेटिकल आईसीयू गुजरात में बहुत कम है, सरकारी नियोनेटिकल, मतलब ताजा जन्मे हुए बच्चे, उनको अगर बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। ज्यादा डैमेज होता है तो वो बच नहीं पाते हैं। मैंने एक दिन में गुजरात में 6 बच्चे एक ही दिन में नियोनेटिकल आईसीयू की शॉर्टेज से मरते हुए देखे,
क्योंकि उसके ऊपर मैंने लाइव ग्राउंड से डिबेट की थी, इसलिए। जी तो ये नहीं है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो उसमें होनी, ओपीडी होती है, छोटा मोटा जो बेसिक आपका डायग्नोस होता है वो हो जाता है, लैब नहीं है। हर एक सिविल हॉस्पिटल में आप जाके आइए तो इतनी जी बढ़िया लैब आपको नहीं दिखने को मिलेगी जो हर एक चीज के लिए जरूरी होती है भी, किडनी से लेके कैंसर से लेके थायराइड से लेके थैलेसेमिया, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं, उसकी जी कहीं ना जी कहीं शॉर्टेज होगी सिविल हॉस्पिटल में। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना आपको हाई फाई नहीं दिखेगा। जैसा मैं दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी वाला, मतलब उसका लॉन्चिंग कांग्रेस की सरकार में हुआ था, बनाया कुछ आम आदमी ने, जी तो वो जो हाई फाई जो प्राइवेट 5 स्टार जैसी हॉस्पिटल हमको जो दिखती है, जो बड़े बड़े नाम हम देखते हैं, वैसी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। बट सरकारी हॉस्पिटल के कंज्यूमर भी उतने नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ किसी को भी नॉर्मल बुखार आता है तो भी वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी को भी, या तो फिर वो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर होता है उसके पास जाते हैं। तो सरकारी अस्पताल का कितना यूसेज और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं 100 सर मैं टाइम लूं ज्यादा, ये बात जी 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 हम्म, जी 182 हमारी असेंबली सीट है। हर एक जगह पर मीडिया वाले घूमते हैं, पूरी चैनल ने सत्ता का संग्राम किया है, किसी ने मत की मंथन की हुई है। लोगों के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना असेंबली इलाके में, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ ब्यूटिफिकेशन नहीं है, सिविल हॉस्पिटल है तो उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सुविधाएं नहीं है बिल्कुल। अच्छा वो है तो स्टाफ नहीं है। पीएचसी सीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एकदम बेसिक वो चीज होती है गांव में तहसील में, वहां पर स्टाफ की कमी होती है, होते हैं तो वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेस्ट आपको दिखेगा रोड की कनेक्टिविटी, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि स्टेट हाईवे हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें दोनों सरकार आ गई स्टेट हाईवे के लिए, तो स्टेट हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं, नेशनल हाईवे को जुड़ते हैं, हर गांव में आपको रोड दिखेंगे। इस बार एक मजा ये है, पिछले 5-7 साल में हर एक गांव में पेवर ब्लॉक वाले रास्ते आपको दिखेंगे, पेवर ब्लॉक वाले, हर एक घर घर तक जाते हैं वो रास्ते। तो वो सबको शायद एक विकास का मतलब एक ग्लास दिखता है कि ये विकास होता है, बिल्कुल मेरे घर तक वो आ गया। नल से जल की बात हुई है, मतलब मैं ग्राउंड पे नहीं गया हूँ, कितने में नल है और वो नल में कितने में जल है, वो आंकड़ा अपने को कहीं ओपन नहीं दिखेगा। तो नल आया हुआ है शायद, हाँ नल इसीलिए आया होगा, नर्मदा का पानी अभी ऑलमोस्ट 96-97% ऑफ गुजरात में आ चुका है। तो पानी की कमी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हाँ अभी भी हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जिस जोन से आते हैं, सौराष्ट्र जोन, वहां अभी भी जी समर में पानी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। पहले टैंकर से पानी आता था, उससे पहले ट्रेन से पानी आता था। अभी भी गुजरात में समर में आपको 2 या 3 मटके पीने का पानी के लिए गांव में टैंकर बुलवाने पड़ते हैं या बाहर से अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो नर्मदा का पानी जो आता है वो सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए और किसानों के लिए काम लगता है। तो किसानों की वो एक कमी पूरी हो गई पानी वाली। लेकिन उनका एक और मुद्दा है बिजली वाला, कि किसान जब खेत में हॉर्स पावर, जितने बड़े हॉर्स पावर की मोटर लगाता है तो उसका बिल उसका ज्यादा आता है। जिस तरीके से यूपी के इलेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो आज की तारीख में गुजरात में भी वो किसानों की बिजली में थोड़ा बहुत मतलब बढ़ोतरी हो रही है बिजली के भाव में। अभी गुजरात में हमारे यहाँ सरप्लस बिजली है, जो पूरे मतलब हम अदर 3 स्टेट में देते हैं। बिजली का प्रोडक्शन बहुत है यहाँ पर, रिलायंस और अदानी की बिजली बहुत पकती है, उसकी खेती बहुत है बिजली की उनकी, लेकिन वो बिजली कंज्यूमर को सस्ती नहीं मिलती है, किसानों को सस्ती नहीं मिलती है। तो इसका रीजन अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। बिजली के प्रोडक्शन में एक और बात मैं बोलूंगा कि पूरा गवर्नमेंट का इकोसिस्टम और मशीनरी बहुत बड़ी है। कितने बड़े बड़े मेगावाट, मैं मतलब मेगा से भी ऊपर मेगावाट गवर्नमेंट की जो जीईबी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बना सकती है, पर फिर भी काफी उसके छोटे छोटे प्लांट बंद कर दिए और अदानी के प्लांट चालू है। तो वो भी एक मतलब समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट वाले फ्री बैठे हैं और अदानी वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैपेसिटी दोनों की सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट फिर भी गवर्नमेंट बंद है, अदानी जा रही है। तो प्राइवेट का बिजली ज्यादा आ रहा है, सरप्लस है, 3 स्टेट को हम दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर बिजली सस्ती नहीं है। यहाँ पर लाइट बिल ज्यादा आता है सबका, वो नॉर्मल कंज्यूमर हो, कमर्शियल हो या किसानों वाला हो,
किसानों में आज बहुत ये बड़ा मुद्दा चल रहा है, बट वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो पॉलिटिकल इश्यू बन जाए और सरकार को थोड़ा बहुत इसकी तकलीफ पड़े। कांग्रेस में फेस का वैक्यूम, ओवरऑल उनके विरोध करने का स्टाइल, प्लस सबसे बड़ा अहम मुद्दा कि लोग कांग्रेस को जिताने का ट्राई करते हैं। क्या इस बार कांग्रेस को जिताते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, लेकिन फिर उसके एमएलए बीच टर्म में जब राज्यसभा का इलेक्शन आता है तो रिजाइन करके वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई हम अगर आज मेरी अगर विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है, मुझे पसंद है और मैं वोट करता हूँ, मेरा वोट कांग्रेसी प्रत्याशी को जाता है और वो कल उठ के बीजेपी में के खेमे में जाके बैठ जाता है, तो फिर मेरा वोट भी मैं क्यों बर्बाद करूं। तो ये दोनों के बीच में आज तक ऐसा गठबंधन चला हुआ है। आज देखिए बहुत ही कम एमएलए कांग्रेस के इलेक्शन के माहौल में बीजेपी में कम जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2023 में राज्यसभा का इलेक्शन है। अब तब बीजेपी को कुछ एमएलए की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस के एमएलए रेडी होंगे वहां जाने के लिए। प्रशांत जी, ये जो आपने अभी जो राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो हम करेंगे डिस्कशन, इस पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वाकई जो आपने एक गुजरात की जो हकीकत रखी है, गुजरात की ये हकीकत कही जा सकती है कि ठीक है, रोड आपके घर के दरवाजे तक पहुंच गई, स्टेट हाईवे बिल्कुल स्मूथ हो गया, नेशनल हाईवे बिल्कुल स्मूथ हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद जब कोई भी इंसान सुबह आंख खोलता है, उठता है और रात को सोने तक जो उसके डेली रूटीन की जो दिनचर्या होती है, जो उसे जरूरत पड़ती है, वो शिक्षा हो सकता है, वो कारोबार हो सकता है, वो अस्पताल हो सकता है, वो तमाम दूसरी लाइट, पानी, बिजली की सुविधाएं हो सकती है, एक हर इंसान के लिए जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल बेहद जरूरी है। यहाँ पर जो हकीकत आपने गुजरात का जो पूरा एक पर्दा हटाया है और जो चीजें तमाम हकीकत आपने रखी, सवाल ये कि जब लंबे समय से आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, लंबे समय से बीजेपी की सरकारें यहाँ पर है, उससे पहले दूसरे दलों की सरकारें यहाँ रही हो, तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर रही हो, गुजरात के ही जो नेता है वो पीएम और होम मिनिस्टर बन रहे हो, फिर इन सब के बावजूद मेरे जहन में केवल एक सवाल ये कि इन सब के होने के बावजूद भी ये जो हकीकत, ये जो खुलासे जो आपने किए, जो आपने एक जमीनी हकीकत बताई, इसको ठीक नहीं करने के पीछे की कहानी क्या है? प्रायोरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब देखिए, जनता फोकस नहीं है, जनता प्रायोरिटी नहीं है, खास करके बीजेपी सरकार में डेफिनेटली नहीं है। हाँ, कुछ चीज को लेके वो लोग, मैं बहुत ही क्लोज हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के। लेकिन जनता अगर प्रायोरिटी नहीं है तो जनता फिर इनको वोट करती है। देखिए सर, मैं वही आपने जो बोला दिनचर्या, सुबह उठ के रात को आप सोते हो तब तक आपको गवर्नमेंट मशीनरी की, इकोसिस्टम की कहाँ जरूर पड़ती है। तो अभी भी 50% लोग ऐसे हैं गुजरात में जिसको सरकारी तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ उनकी लाइफ में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ही सरकार से चाहिए, बाकी प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट नौकरियां है, खुद पर्सनली इतने वेल इक्विप्ड, कैपेबल है, फाइनेंशियली साउंड है, टैक्स भी अच्छा भरते हैं वो लोग। ऐसी 50% लोग हैं, 50% से कम। हाँ, दूसरी बात आपने जो बताई, पहले देखिए दो चीजें, शिक्षा के बारे में कांग्रेस को 2 मार्क्स ज्यादा इसलिए देना पड़ेगा कि पहले ग्रांटेड इन स्कूल ज्यादा थी गुजरात में, जिससे मैं पढ़ा हूं, हमारे खुद प्रधानमंत्री साहब भी पढ़े हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर मेरी ही स्कूल में पढ़े हुए, मैं आपको बताऊंगा, तो वो ग्रांटेड इन स्कूल थी। मोदी साहब के आने के बाद यहाँ पर ग्रांट इन स्कूल बढ़ी नहीं है। ग्रांट इन स्कूल में पहले के जमाने में सर 70-80 रुपया फी हुआ करती थी। मैं 8th स्टैंडर्ड में मेरी फीस 80 रुपया थी, हर साल 10 रुपया बढ़ता था। मैं 7th में था, मेरा 70 रुपया था। मैं 8th में था, मेरा 80 रुपया था। तो वो ग्रांटेड इन स्कूल के हिसाब से हुआ करती थी। मोदी साहब के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन बढ़ा और प्राइवेट स्कूल बढ़ी, तब इंग्लिश मीडियम का एक बहुत बड़ा जोर आया, मतलब वेव आया, जो पूरे हर लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगे। इंग्लिश में फिर गुजरात बोर्ड में फीस ज्यादा होने लगी, फिर सेंट्रल बोर्ड आ गया जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ करता था। तो ग्रांटेड इन स्कूल को ओपन करने में देखिए, अभी भी सरकार अगर मतलब सरकार की विल हो तो ग्रांटेड इन बढ़ा दे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा शिक्षा का, गवर्नमेंट का नहीं बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वो प्राइवेट के साथ अगर टाई अप कर लेते हैं और उसको ग्रांटेड इन बना देते हैं तो खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, शिक्षा का क्वालिटी भी बढ़ेगा, शिक्षण भी बढ़ेगा। तो ग्रांटेड इनके लिए ये देता हूँ। दूसरी बात, बीजेपी आने के बाद
सर मुझे तो बहुत याद है कि पहले के जमाने में जमीन रियल एस्टेट का रेट क्या हुआ कर, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि लोग क्यों पसंद करते, कि जो गांव में आपको अगर बेटी की शादी करनी है तो पूरी जमीन आप गिरवी रख दो तो 10,000 रुपया मिलता था। अभी वो ही जमीन यहाँ पर सर 10 लाख से 20 लाख रुपए बीघा एकड़ में बिकती है, क्योंकि उसके आसपास में कुछ जीआईडीसी आ गई है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ, कि भाई एक दो में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर साणंद का जीआईडीसी, भले नैनो के लिए बनाया पूरा साणंद, नैनो नहीं चली, फेल गई, लेकिन साणंद जीआईडीसी के आजू बाजू के 50 किलोमीटर के एरिया की जमीन करोड़ों रुपए बीघा में जाती है सर। अभी वो जो किसान साल में खेती और मजदूरी करके 1-2 लाख रुपया नहीं कमाता था, उसके पास आज 20 करोड़ रुपया घर में आ गया है, 20 करोड़ रुपया, क्योंकि वो उसकी जमीन 5 बीघा थी, 1 बीघे का भाव 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ हो गया है सर। तो वो कितना आसानी ऐसे ही बन गया, मतलब कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसके बाप दादा ने उसकी जमीन बचा के रखी, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री आ गई और उन्होंने जमीन बेच दी। वो मतलब वो लोग गाड़ी लेके लग्जूरियस कार, शायद आपके पास नहीं होगी ऐसी लग्जरी कार यहाँ पर किसान के पास है, सिर्फ ये जमीन के हिसाब से। और ऐसे काफी गांव है, काफी तहसील है जिसकी अचानक से ये रियल एस्टेट प्राइस बढ़ गई है। तो वो किसानों को फिर क्या, मस्त बंगला है, गांव में बंगला है, घर में पानी तो बोर बना दिया क्योंकि पैसा आ गया, बोर बना दिया, पानी आ गया। खेती तो वो लोग करते नहीं, खेती तो वैसे भी किसी को दे देनी है, तो खेती कोई और करता है, वो लोग तो मस्त मजा घूमते हैं। तो उनको न सरकार की जरूरत है न पार्टी की जरूरत है, कांग्रेस क्यों अच्छी भाजपा क्यों अच्छी, वो सोचना ही नहीं है उनको। ये भी मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि मैंने काफी लोग, सैकड़ों लोग ऐसे देखे हुए जो रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत अमीर बन गए हैं। तो इसके हिसाब से वो लोग कंपेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि फिर उनके पास पैसा आया तो वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, उनका बंगला होगा कहीं शहर में होगा, शहर में आते हो तो आपको ब्यूटिफिकेशन मिल जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो फिर अच्छी अच्छी ऑफिस हो जाती है। तो ये सब फिर अब कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे, जाइडस, वॉकार्ड, यहाँ पर वॉकार्ड नहीं है जो अहमदाबाद में, मतलब ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ भी तकलीफ पड़ी तो शिक्षा माइनस हो गई, आरोग्य माइनस हो गया, एजुकेशन सिस्टम माइनस हो गया। इको सिस्टम में मैंने जिस तरीके से बोला कि सरकार की जरूरत कहाँ है, आपको सरकार से कोई निधि चाहिए, कोई सम्मान निधि चाहिए, कोई आपको सिलेंडर चाहिए, कोई आपको ये चाहिए, तो आपको सरकार की जरूरत है। लेकिन रियल एस्टेट की वजह से आप इतने बड़े बन गए हो, भले बहुत कम होंगे बट फिर भी वो नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूँ 249 जो तालुका तहसील है यहाँ पर, उससे उसमें कम से कम 50% तहसील ऐसे हो गए जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से जमीन का भाव बहुत बढ़ गया है। तो एक ये है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की वापिस मुझे इसलिए करनी है कि क्यों जीतेगी बीजेपी इस बार। अभी एक सी वोटर का सर्वे हमारे सामने है, पिछले 10 दिन से वो माहौल थोड़ा थोड़ा बदल रहा है कि सी वोटर ने 17% वोट आम आदमी पार्टी को बताया, सीट नहीं बताई, और बीजेपी को 135 से ज्यादा सीट बता रहे हैं। अभी एक असेंबली को, ग्राउंड की बात करते हैं, एक असेंबली जीतने के लिए यहाँ पर 75,000 वोट चाहिए। एक असेंबली में 2.5 लाख वोटर है एवरेज, 2.5 लाख में 70% वोटिंग होता है, तो जीतने के लिए 80,000 वोट चाहिए। हमारे यहाँ 2 ही कैंडिडेट हुआ करते थे, बीजेपी कांग्रेस, तो पहले नंबर पे जो आता है जीत के उसको 75 से 80,000 वोट मिलते हैं, दूसरे नंबर पे जो आता है उसको 40 से 70,000 वोट मिलते हैं, 40 से 70,000, 50 से 70,000, लीड ऐसी रहती है। अभी आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पेनिट्रेट किया, शिक्षा आरोग्य का मुद्दा लगाया, और लोगों को, और उन्होंने क्या किया है, जो सेलिब्रिटी थे, लोकल सेलिब्रिटी जो पिछले 2 टर्म से कोई पक्ष से टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिल रहा था, ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट ही दे दिया है कि भाई आप 2 टर्म से कांग्रेस बीजेपी मांग रहे थे, नहीं दे रहा था, आप मेरे में लड़ लो। तो वो एक वैक्यूम क्लोज कर रहे हैं। तो वो जो प्रत्याशी है, उसका आपका जो कैंडिडेट है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी, आम आदमी पार्टी का लेबल, और अपक्ष और इंडिपेंडेंट कोई नहीं खड़ा रहता है तो उसके वोट अगर उसको मिलता है तो आम आदमी पार्टी 15 से 25,000 वोट ले जाती है। तो ये त्रिकोणीय जंग में जो 80,000 जीतने के लिए चाहिए एक उम्मीदवार को, वो 80 से घट के 60 पे आ जाता है। तो आम आदमी पार्टी 15 से 25,000 वोट लेके आएगी हर एक जगह पर। हो सकता है कुछ जगह पर बहुत ही कम मिलेंगे, डिपॉजिट भी जा सकती है, पर ये 15 से 25,000 जो वोट कटेंगे वो 70-30 में बटेंगे। 17% कटेगा कांग्रेस का, 30% कटेगा बीजेपी का, तो सीधा फायदा उसको बीजेपी का होगा। तो इसीलिए जो बीजेपी 99 में सीमित थी,
2017 से 22 में 14 एमएलए ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। आज की तारीख में बीजेपी के पास 113-14 एमएलए है, वो अकबंद रहेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी की इनडायरेक्ट हेल्प से 20 सीट और बढ़ेगी। 10 सीट में जो कस रहती है, तो 118, 115, 125 सीट के आसपास बीजेपी इजीली आ जाएगी। लेकिन इसको सिर्फ फर्म करने के लिए, और जो बचे कुचे लोग हैं जिसकी मेंटालिटी आम आदमी पार्टी की वजह से चेंज हो रही है, उसको दिमाग में वापस हिंदुत्व का मुद्दा डालने के लिए मोदी साहब और अमित शाह साहब पिछले 2 महीने से धुआंधार बैटिंग कर रही है कि 20 साल से आपने कर्फ्यू नहीं देखा है, हिंदुत्व बीजेपी के अलावा नहीं चल सकता है, बाकी कोई भी आएगा तो हुल्लड़ हो जाएगा, दंगा फसाद शुरू हो जाएंगे, उससे अच्छा है जैसे हो वैसे ही रहो, हम ही अच्छे हैं। इसीलिए लोग भी आप उनको सामने से 115-20 सीट दे देंगे। मतलब कुल मिलाकर सीधे तौर पर जो आपने पूरी एक जो तस्वीर दिखाई गुजरात की, वाकई हैरान करने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है कि पार्टी के लिए जनता प्रायोरिटी नहीं है और जनता के लिए सरकार प्रायोरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तमाम जो चीजें आपने यहाँ पर रखी कि जनता को केवल जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, शायद इसी के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने इस हिसाब से, क्योंकि बाकी सारी सुविधाएं उनके पास है और तमाम चीजें दी हुई है। ठीक है, कुछ परसेंट ऐसा तबका होगा जो सरकार के दरवाजे खटखटाता होगा, लेकिन जब सरकार चलती है तो हल्का फुल्का उनको मेंटेन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर बीजेपी ने सीधे तौर पर हिंदुत्व का कार्ड, कांग्रेस ने जो आप बता रहे हैं कि शिक्षा वगैरह को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर बात की है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बचे कुचे जो बीजेपी से कुछ छिटके हुए हैं, कुछ अलग मुद्दे हैं, उनको शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पास हथिया लिया। लेकिन पूरी कहानी जो आपने बयां की कि वाकई एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही अपना दबदबा कायम रख सकती है, यही लगता है इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल, जो मैंने बताया कि नंबर की तरह से भी मैं देखूं तो देखिए जैसा है वैसा स्थिति बना रहेगा। कांग्रेस में आज की तारीख में 63 एमएलए है, तो 63 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर कांग्रेस, क्योंकि आज की तारीख में 50 सीट ऐसी है जहां बीजेपी कभी जीती नहीं है, वो कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर है। 36 से 37% वोट शेयर कमिटेड कांग्रेस का है, 40% वोट शेयर बीजेपी का कमिटेड है। अभी ये दोनों के बीच में जो फाइट, और आम आदमी पार्टी जो चुरा लेती है जो वोट और बटोर लेती है, तो कांग्रेस का वोट शेयर अगर 2-3% घटता है लेकिन उसके ये नंबर अकबंद रहेंगे, तो आज की तारीख में गुजरात की विधानसभा जैसे है वैसे ही 5 साल बनी रहेगी। बीजेपी 113, 14, 15 मतलब 15-20 के आसपास, कांग्रेस 60 से 65 के आसपास, बाकी दो बीटीपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, ये तीनों के बीच में मिला के 2-5 सीट हो जाएगी और असेंबली चलती रहेगी। हम 2026 में 27 में वापस बात करेंगे, क्योंकि हम कहीं जाने वाले नहीं है, आप यहीं पर रहने वाले हो, हम भी एनालिस्ट ही रहने वाले हैं, हमको भी किसी का दामन थामना नहीं है। तो 27 में हम वापस बात करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे माहौल बन रहा है और क्या माहौल है, इस बार क्या बनेगा। तब तक तो मुझे कुछ डिस्कशन का मुद्दा लग नहीं रहा है। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल इलेक्शन से पहले भी हम लोग चर्चा करेंगे, और क्योंकि रोज नित्य नए चीजें चेंज होती रहती है, माहौल चेंज होता रहता है, क्योंकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कोई नया तीर यहाँ पर फेंके, या कांग्रेस कोई नया तीर फेंके, या बीजेपी कोई नया तीर फेंके, लेकिन तमाम उन तीरों पर भी आपकी और हमारी नजरें बिल्कुल बनी रहेंगी। हम चर्चा फिर दोबारा एक बार करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।